मखलूक और फरिश्तों को कहा कि आप तुमसे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, और वो एक पूरी दुनिया में क़यामत तक जो है वो मलऊन करार दिया गया, उस पर क़यामत तक लानत बरसती रहेगी। ये इल्म की अहमियत है। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, सूरह रहमान। अल्लाह ने इंसान को सोचना सिखाया, फैसला करना सिखाया। ये सारे कुरान से जो है वो ज़ाहिर बातें। तो ऐसी मखलूक को आनन फानन जो है वो अल्लाह ताला इस सफ़े हस्ती से मिटाता नहीं है। एक इम्तहान था, हम उसमें से गुजरे हैं। अब कुछ बच्चे सारे बच्चे नहीं ये सोच रहे थे यार ये सिलसिला और चले तो अच्छा है, स्कूल से छुटकारा मिल गया, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम भरपूर नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, पास हो जाएंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं। ये वक्ती बात थी। ये गवर्नमेंट के जो फैसले हैं 8वीं तक सब पास, हमने उसकी कई मुखालिफत की, कई टीवी के डिबेट्स में हमने हिस्सा लेके बताया कि इम्तहान क्या है, इस दुनिया की हकीकत इम्तहान है। हम सभी इस दुनिया में इस धरती पे क्या कर रहे हैं, हम इम्तहान लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो परफॉर्मेंस होगा उस पर जन्नत या जहन्नम मिलेगी। तो ये धरती की इस कायनात की बुनियादी इम्तहान है। बच्चों, इम्तहान से मत भागो। इम्तहान एक रियलिटी है, उसको कैसे फेस करेंगे हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप भूलते क्यों हैं उसका हल बता रहे हैं। पढ़ाई कैसे की जाए, हाउ टू स्टडी हम बताएंगे। SSC 10th के बाद के सारे कोर्सेज की मालूमात आज यहाँ पर आपको दी जाएगी। सबकी तवज्जो यहाँ पर जो बच्चे बीच में हैं, छोटे बच्चे, वो अगर अनकंफर्टेबल हैं तो वो बाहर चले जाएं, और दूसरे बच्चे जो बड़े बच्चे खड़े हैं उनको जगह दे बैठने के लिए। फौरन कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ समाज की जिम्मेदारी क्या है, वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, उस पर उसके बाद में बच्चों में आप पे आ रहा हूँ। उसको आप ध्यान से इसलिए सुनिए कि मुस्तकबिल के आप वालिदैन हैं। समाज की जिम्मेदारी क्या है सुन लीजिए। हमारे यहाँ पर हमारे माशरे में हम हमेशा सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, इससे शिकायत, उससे शिकायत, गवर्नमेंट से शिकायत, समाज से शिकायत, माशरे से शिकायत। कोई नहीं मिला तो पड़ोसी से शिकायत। ये जो हम सबके नजदीक, पीछे मत देखो। हमारे महाराष्ट्र में मेरे लेक्चर्स होते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार के लोग रहते हैं, मुझे आखिर तक दिखाई देता है तो क्या कर रहा है। बिल्कुल कोई पीछे मत देखो, सबके नजरें यहाँ पर। शिकायत जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है शिकस्त। जिसने शिकायत का परिंदा खोल दिया उसने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। बच्चों, शिकायत और शिकस्त में कोई फर्क नहीं है। शिकायत और दफ्तर बंद कर दीजिए। अब क्या होता है, मैं समाज की बात कर रहा हूं। आज भी तमाम तर हमारी कोशिशों के बावजूद इस समाज की भलाई के लिए सिर्फ 2% लोग काम कर रहे हैं, 2% लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। और 98% लोग सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और वो भी फुल टाइम कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, आप बड़े होकर जब समाज में आ जाएंगे, आपको पहला काम ये करना है कि इस चमड़ी को मोटा बना लो। तनकीद अच्छी चीज है, नुक्ताचीनी बुरी, और ऐबजुई बदतरीन। लोग ऐबजुई तक करेंगे, आप कोई बड़ा कारनामा करेंगे, जब कोई बड़ा स्कूल कायम करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, अरे वो स्कूल तो कायम किया है लेकिन सब मोहल्ले के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। अरे उसके वो भाई के, बहन के, चाचा के, बहन के वो एक भतीजी थी, वो कहीं भाग गई। अब ये क्या
ये ऐबजुई है, उसका स्कूल से क्या ताल्लुक है? बच्चों, आप अभी से जहन बना लीजिए कि आप पॉजिटिव तनकीद जो होती है उसको वेलकम करेंगे, नुक्ताचीनी किसी पे नहीं करेंगे, ऐबजुई तो बिल्कुल नहीं। ये मुख्तसर मैंने तालीम के ताल्लुक से जो है समाज की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बात की, और उसमें एक मेन ये है, आखिरी बात इसके ताल्लुक से, कि जो जिसके बस में वो काम करता जाए, कोई काम छोटा नहीं होता। आप किसी संस्था के चेयरमैन हो या ना हो, सेक्रेटरी हो या ना हो, जो जिसके बस में हो। भाई आपके बस में क्या है? कोई गरीब स्कूल के 5 बच्चों को आप यूनिफॉर्म दे सकते हैं, दीजिए। नहीं बोलते वहां पर एक सेठ एक बड़े हैं, वो 200 बच्चों के यूनिफॉर्म तकसीम करके आते हैं। मैं 5 बच्चों का यूनिफॉर्म किस तरीके से लेके जाऊं वहां पर? बच्चों, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। एक बादशाह अपने आधी सल्तनत किसी को दे देता है, और एक फकीर अपनी आधी रोटी किसी को दे देता है। अल्लाह की नजर में दोनों बराबर, बल्कि बड़ा मामला तो उस फकीर का है जिसकी कुल कायनात एक रोटी है, उसमें से वो आधी रोटी किसी को दे रहा है। इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता। आगे चलकर सिर्फ आपको मैं 10वीं 12वीं और सब एग्जाम्स की कामयाबी का फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, जिंदगी गुजारने का कामयाब फार्मूला अभी से आप तय कर लीजिए। बच्चों, आज का मेरा जो लेक्चर है उसका उन्वान है लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी की मंसूबाबंदी, जिंदगी की प्लानिंग आप कैसे करेंगे, उसमें इस बात को कर लीजिए। आप क्या करेंगे जिंदगी की मंसूबाबंदी में? 15 साल से लेकर 25 साल तक, आई विल रिपीट, 15 साल से लेकर 25 साल तक खूब मेहनत, खूब मेहनत, खूब पढ़ाई। 26 साल से लेकर 45 ईयर्स तक, 20 साल, 15 से 25 पढ़ाई, हायर स्टडीज, 25 से लेकर 45 तक 20 साल। अब कमाइए, कारोबार कीजिए, जॉब्स कीजिए, कुछ भी कीजिए। 45 साल की उम्र में बच्चों रिटायर हो जाइए, रिटायर हो जाइए। बहुत होगा, पैसा कमा के बहुत हो गए, अब पैसा गिनने को टाइम नहीं। अब प्लानिंग ऐसे कीजिए। फिर आप क्या करेंगे? 45 साल के बाद में क्या करेंगे? आप स्कूलें कायम करेंगे, मदरसे बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, अपने इदारे बनाएंगे। आपकी करियर प्लानिंग में समाज, माशरा, कौम होनी चाहिए। और फिर देख लीजिए कि अल्लाह ताला आपको कैसे गैब से मदद करता है, गैब से। जिंदगी बन रही कमाने का, 70 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए, हाथ में लाठी काठी आ गई, तब भी कोई जॉब ढूंढ रहे, भाई कुछ भी जॉब दे दो, कोई वॉचमैन का सही, चौकीदार का सही। अब इसमें आपको एक बात मालूम हुई होगी कि सबसे अहम बात है, जो पीरियड है वो 15 से 25, उसे आप क्या पढ़ते हैं, कैसे हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं। वो अगर अच्छा है तो 25 से 45 आप इतना कमाएंगे कि उसके बाद आपके पास पैसा गिनने के लिए टाइम नहीं है। यू रिटायर एट एज ऑफ 45। आपकी करियर प्लानिंग में, आपकी करियर प्लानिंग में कौम के लिए, मिल्लत के लिए अभी से हिस्सेदारी बना के रख दीजिए, और गैब से मदद करेगा अल्लाह ताला। अगर ये आप तय करते हैं कि यू विल रिटायर एट एज ऑफ 45, और 45 से लेकर उसके बाद में बची हुई जिंदगी कौम के लिए, मिल्लत के लिए आप सर्व करेंगे। हम बात कर रहे थे कि समाज की जिम्मेदारी। मैं जल्दी से आ रहा हूँ कि वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी क्या है। आइए ना भैया, आगे बढ़े, आगे।
सॉरी, वालिदैन के माँ बाप की जिम्मेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने अहम है। मुस्तकबिल के आप वालिदैन हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में वालिदैन बैठे हुए हैं, सबकी तवज्जो यहाँ पर। यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जो बीच में हैं दरमियान, उनको बहुत छोटी बच्चियाँ अगर हैं तो घर पे जाने बोल दीजिए उनको। असातिज़ा ज़रा इसको डिसिप्लिन का ज़रा ख्याल रखें। बहुत छोटी बच्चियों को निकाल के बड़े बच्चे यहाँ बैठ जाए। हम बात कर रहे थे कि माँ बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं, कितने इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में। ये बताने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा, जरा सुन लीजिए सब लोग। एक जगह पर एक मैदान में म्युनिसिपैलिटी के दो वर्कर्स, दो मुलाजिमीन कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है, 2-3 फीट का गड्ढा खोदता है। फिर दूसरा वाला आदमी आता है, मिट्टी भर देता है, गड्ढा खोदता है, मिट्टी भरता है। ऐसे वो काम कर किए जा रहा था। उनमें से एक शख्स जो है वो खड़े खड़े तमाशा देख रहे, बोले क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढे खोदते हो और ये आदमी आता है और वो मिट्टी भरता है, लेवलिंग करता है, क्या बात है? बोलता है ये वो मालूम है हम म्युनिसिपैलिटी के 3 वर्कर्स हैं, 3 मुलाजिमीन हैं। मेरा काम ये है कि मैं ये गड्ढा खोदूं। दूसरा और एक आदमी है, वो आज काम भी नहीं आया है, वो गैर हाजिर है, उसका काम ये था कि वो उन गड्ढों में बीज डाले। और ये तीसरा आदमी है, इसका काम ये है कि मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अब ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी आज काम पे नहीं आया है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। और दिन हजरात, वो गड्ढा खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना। लेकिन ये दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, वालिदैन, ये गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में, हमारे माशरे में मुस्तकिल गैर हाजिर है, परमानेंट एब्सेंट है। और वो कौन है? वो है वालिदैन। क्या हो रहा है आज हमारे तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक माँ बाप, वालिदैन अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। और इसीलिए हम इस तालीमी तहरीक के जरिए से गाँव गाँव, शहर शहर, करिया करिया, देहात देहात, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली जाकर यही आवाज़ लगा रहे हैं कि ये दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो। और जिस दिन माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएंगे, उस दिन जो है हर आंगन में, हमारे हर आंगन में तालीम का, इल्म का पौधा हमें लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कितना कलीदी, कितना की रोल है माँ बाप का, टीचर्स और बच्चों से भी ज्यादा। अब होता क्या है, हर जगह जब मैं जाता हूँ हिंदुस्तान भर में, कुछ सीखने के लिए जाते रहता हूँ, हर जगह पर हमारे वालिदैन की एक ही शिकायत, बोलते वो हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, उड़ते परिंदे के पर गिन सकते इतने होशियार हैं। तो फिर नहीं, बोलते वो स्कूल है ना, स्कूल वहाँ पर बराबर पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल खराब है। हमारे वालिदैन स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले ये भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है? कोट कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें ये हो रही हैं, या प्यार मोहब्बत, बड़ों का अदब क्या है? घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सारी बातें हमारे बच्चे जो हैं वो अपने घरों में ही सीखते हैं और उसी की नकल करते हैं। कैसे? मैं इसकी मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हैं, बच्चा भी वहाँ बैठा हुआ है,
इतने में एक साहब कोई मिलने वाले आ गए। तो अब्बा जो हैं वो खुशी के मारे चिल्ला उठे, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, अब तो ईद का चांद हो गए, क्या बात है, अब आते नहीं मिलते नहीं, हम वहाँ आते हैं वहीं से जाते हैं, आपको मिलना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। 5-10 मिनट के बाद में निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही अब्बा कहते हैं, खाम खा गया था यहाँ पर, अरे वहाँ आए थे तो वहीं से जाने का था, यहाँ काय को आने का था, मेरा भी टाइम गया, तुमको भी चाय बनानी पड़ी। अब बच्चा हक्का बक्का, अरे अभी 10 मिनट पहले तो निसार भाई की जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए तो उनकी ग़ीबत हो रही है, घर 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 घर। सारे बच्चे हमारे ये सारे सबक घरों में सीखते हैं। थोड़ा मुझे बताइए, इस धरती पर ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर ग़ीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन सा स्कूल है जहाँ हसद जलन की साजिशें? ये घर है जहाँ पर जहाँ के सब्जेक्ट्स है ग़ीबत, साजिश, झूठ बोलना। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। क्योंकि हमारे बच्चे सब वहीं पे सीखते हैं, उसकी नकल करते हैं। कैसे? इसका और एक मिसाल दूँ। एक बच्चा एक आम के दरख्त के ऊपर चढ़ा आम तोड़ने के लिए, आम चोरी करने के लिए। वो चौकीदार ने देख लिया, बोला ये नीचे उतर, आम चोरी कर रहा है, नीचे उतर, वरना अभी मैं जाऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। वो बच्चा जो है ऊपर बैठे बैठे चौकीदार को जवाब देता है कि मेरे घर पे जाके कोई फ़ायदा नहीं, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े हुए। घर 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 जो है वो आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारे घर नुमा यूनिवर्सिटियों का आज हाल क्या है, ये बताने के लिए एक आखिरी मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हुए, दोनों, बच्चा भी बैठा हुआ है। बच्चा तारीख की किताब पढ़ रहा है, हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है, जंगों के बारे में पढ़ रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी वगैरह वगैरह, सब लड़ाइयों के बारे में पढ़ रहा है। वो पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछता है कि अब्बा ये लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं, सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो अम्मी फौरन टूटती हैं, अरे ये अमेरिका और फ्रांस के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा कहते हैं, नहीं मैं खाली मिसाल दे रहा हूँ। क्यों मिसाल दे रहे हो? मैं ऐसे कर, क्यों मिसाल दे रहे, ऐसे मिसाल दे रहे? बच्चा बोलता है, बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। ये माँ बाप की इस झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे। कभी हम गौर क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे KG, फर्स्ट, सेकेंड 90%, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 70%, 7th, 8th, 9th 50%, 10 पास नहीं हो रहा। उसका टैलेंट, उसकी जहानत गई कहाँ? ये घर का माहौल, एक घर का माहौल जो उसके पाँव में बेड़ियां बने हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की रुक गई है। इस झूठी अना की जंग में कोई जीतता नहीं है। समझ गए? मैं हमारे बम्बई में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके ज़रिए से हम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में स्कॉलरशिप्स देते हैं। हमारे साउथ में बम्बई से लेकर चेन्नई तक तालीमी मंजरनामा अलग है, उर्दू के ताल्लुक से भी अलग है। मैं बताऊँ आपको, महाराष्ट्र में 932 उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं,
2750 उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल हैं, 112 उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजेस हैं। हमारे यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम, जेईई का एग्ज़ाम ये हम उर्दू में देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये हम खुद एतमादी के साथ अपने बच्चों को उर्दू में दाखिल करते हैं, मजबूरी से नहीं। और वहाँ से लेकर तो साउथ तक सिर्फ उर्दू का नहीं, तालीम का माहौल बहुत अच्छा है। तेलंगाना से लेकर आंध्र से लेकर कर्नाटक में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के 2-3 हिस्सों में माइनॉरिटीज मुस्लिम बच्चों को इंजीनियरिंग में फ्री दाखिला मिलता है। पहले 1.25 लाख रुपये फीस थी साल की, फ्री दाखिला। MBA में कई जगहों पर 50% मिनिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ये बेदारी आपके यहाँ पर नॉर्थ में, खुसूसन सीमांचल में भी आ सकती है अगर जिम्मेदारान सर जोड़ कर बैठे और उसके लिए कुछ कुर्बानी भी दे दें, क्योंकि कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। हम बात कर रहे थे तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट जिससे वाबस्ता हूँ पिछले 20 वर्षों से, मेरे बच्चे आते हैं, मैं पूछता, पहला सवाल ये पूछता हूँ कि भाई आपके अब्बा क्या करते हैं? तो अब्बा नहीं है, इंतकाल हो चुका है। ठीक है, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, कोई और सवाल नहीं पूछता हूँ। उसको फॉर्म देते हैं, क्योंकि अगर इंतकाल हो चुका है तो हम समाज की जिम्मेदारी है कि हम उसको संभालें। इसे पूछते हैं भाई आपके अब्बा ने, हमारे अम्मी अब्बा का तलाक हो चुका है। ठीक है, तलाक की गुंजाइश भी अल्लाह ने रखी है, और हमारे दीन में तलाक की गुंजाइश अहसन तरीके से है। हमारे यहाँ पर दुल्हनों को जलाया नहीं जाता, अहसन तरीके से उसे उसको ही फॉर्म देते हैं। किससे पूछते हैं भाई आपके अब्बा? नहीं, हमारे अम्मी अब्बा सेपरेट हो चुके हैं। अरे ये कौन सी किस्म है? वालिदैन की सेपरेट हो चुके हैं, यानी क्या हुआ है, अम्मी अलग रहती हैं, अब्बा अलग रहते हैं, और कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पर भी हैं वहाँ से वो एक दूसरे को सताते बैठे। किसलिए पूछते हैं कि आपके अब्बा क्या भी सेपरेट हो गए? नहीं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से, 5 वर्षों से अब्बा को बोलो लाइट का बिल आया है, तो अब्बा कहते हैं बच्चे से। अम्मी को बोलो मेरे को मालूम है, ये इधर 4G कनेक्शन इधर नहीं, ये वाया। ये हमारे माशरे का हाल है। सुन लीजिए, मैं आपको अभी ख्वाब देने वाला हूँ, बड़े बड़े ख्वाब से बच्चों में आ रहा हूँ। आपको 2 मिनट के अंदर मैं आप पे आ रहा हूँ। इसमें से कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता अगर हमारे यहाँ पर इस्लाही माशरा नहीं हुआ, अगर हमारे यहाँ पर माएँ जो हैं वो माँ और बाप दोनों रोल अदा करते रहे। नामुमकिन बात है हमारे यहाँ पर कोई इस्लाही माशरा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। सिंगल पेरेंट्स कहते हैं इनको, कि माँ जो है, माँ भी है, बाप भी है, वो ओपन डे पे जाती है रिजल्ट्स के लिए, वही फीस जमा करती है, वही होमवर्क लेती है। ये सिंगल पेरेंट और बाप का रोल कुछ भी नहीं, ये नहीं चलेगा। सुन लीजिए बहुत ही नजरात कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, कि हमने तुम्हारे ही जिनसे तुम्हारे लिए रिश्ते पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। सुकून हासिल करने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता, और उसके लिए हमको एक दुआ सिखाई गई है सूरह फुरकान सूरह 25 आयत 74 में, कि अल्लाह मेरे बीवी और मेरे बच्चों से मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा। मियाँ बीवी का रिश्ता सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए है, और आंखों की ठंडक के लिए। हमारे घर क्या है? बॉइलिंग चैम्बर्स, उबलते हुए चैम्बर्स। वालिदैन के ताल्लुक से आखिरी बात मेरे सामने आपकी आ रही है, सुन लीजिए, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो ये औलाद दी है, ये खेल खिलौने नहीं है।
ये सिर्फ नेमत नहीं है, ये अमानत भी है। अल्लाह ने जो आपको ये औलाद दी है, ये क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह तग़ाबुन सूरह में 64 आयत नंबर 15 में कि ये जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, एक टेस्ट है, और जो उसमें कामयाब हुआ अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है। अगर फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह में 66 नंबर 6 में, क्या ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। खाली अपने आप को बचाने की बात नहीं हो रही है, हमारी उम्रा हो रही है, हमारे तहज्जुद हो रहे हैं। बेटा जो है उसका वजू करने को दिल ही नहीं करता, उसका सारा मामला हमारे अकाउंट में लिखा जाएगा कि हमारी तरबियत में कोई कमी है, कोई खोट है। इसलिए ये अमानत नहीं है। यहाँ मैं इस ताल्लुक से जो बच्चों आप पे आने से पहले जो एक आखिरी बात आ रही है तो सुन लीजिए, और वो ये है कि इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं, सब लोग सुन लें, इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं उसमें से 5% बच्चे जीनियस हैं, जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। 20% बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो 5% 20% 25% हो गए, और 75% बच्चे ह्यूज मेजॉरिटी, वो कौन है? एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्डेड, कमजोर पढ़ाई में है, कुन जहन है 75%। माएँ जो हैं वो कोसती रहती हैं, अल्लाह तेरे को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा बच्चा दिया। 75% बच्चे ऐसे हैं। तो उसके लिए करना क्या है? हमारा एटीट्यूड होता क्या है इसको समझिए पहले 1 मिनट में, और करना क्या है उसको दूसरे मिनट में समझिए। एटीट्यूड क्या होता है? फर्स्ट कीजिए आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, पड़ोस का बच्चा बहुत होशियार है, ज़हीन है, वो दोनों वही सबक याद कर रहे हैं। पहली जंग अज़ीम के वजूहात क्या थे? 10 पॉइंट्स हैं, वो बच्चा बहुत ज़हीन है, 15-20 मिनट में उसको 10 के 10 पॉइंट याद हो गए, उसने अपने अम्मी को सुनाई, उसकी स्टडी पूरी हो गई। आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, वो 5 पॉइंट्स सुना देता है आधे घंटे के बाद, और फिर पूछता है अम्मी ज़रा पहला लफ्ज़ हो ना, पहला लफ्ज़। तो अम्मी बोलती है जर्मनी, हाँ जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला कर दिया। 6ठे पॉइंट पे आता है बच्चा, अम्मी ज़रा पहला लफ्ज़ हो ना, पहला लफ्ज़। तो अम्मी वो हिटलर, हाँ हिटलर ने नाज़ी पार्टी कायम कर दी। तो पहला लफ्ज़ बोल के उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है। 5 पॉइंट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटे से 5-6 पॉइंट्स के आगे गाड़ी जाती नहीं। अब अम्मी क्या करेंगे? सारी अम्मियाँ और सारे अब्बा जरा सुन लें। अब अम्मी क्या करेंगे? दे धड़ाधड़ कान के नीचे लगा देंगे उसको। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है? जरा गौर कीजिए इस बात पर। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है? इसलिए नहीं कि आधा पौना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, फिर भी वो 10 पॉइंट्स उसको याद नहीं हुए। नहीं, अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है कि पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया। हम अपने दुखों से इतने परेशान नहीं हैं जितने दूसरों के सुखों से परेशान हैं कि यार दूसरा सुखी क्यों है, उसमें हम कुड़ते जा रहे हैं। सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर एक अच्छी माँ का क्या रवैया होना चाहिए था? क्या रवैया होना चाहिए था? उसने बेटे से कहना, बेटा सुनो, पहली कोशिश में तुमको 10 में से 5 पॉइंट्स याद आ गए, तो तुम बुद्धू नहीं हो। अब हम जब जनवरी के आखिर में जब हम सेकंड रिवीजन करेंगे तब तुमको 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे। 5 और 2 कितने हुए? उसको काउंटिंग करने में अच्छा लगता है, 7। मार्च में एग्जाम के दौरान 1-2 पॉइंट्स तुमको और याद हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9। तो ये 9 वाला जो है पूरे बिहार में टॉपर है।
10 में से 9 पॉइंट लिखा। बच्चे को आपने क्या सिखाना चाहिए कि यहाँ पर एक बैंक खोलो, बैंक। पहले 2 पॉइंट जमा किए, फिर 3 पॉइंट जमा किए, हर रिवीजन पे 2-2 पॉइंट जमा हुए। यह हमारा मुसलमानी अंदाज है। हम जब बचत की बात करते हैं तो अपने बचत कीजिए, हाँ करेंगे ना, एक दिन छप्पर फटेगी और 10 लाख एकदम आ जाएंगे, एकदम बचत करेंगे। बच्चों आप अभी से सुन लीजिए, बचत का तरीका यह है कि रोज एक जितने बच्चे घर में उतने मनी बॉक्स लगाए, रफीक, शफीक, सुबान, है ना, नफीसा, जो भी है उस पर लिख दें और हर रोज उसमें 5 रुपए डालें। मेरे पास ऐसे भी वालिदैन आते हैं जो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, रोज के 5 रुपए कहाँ से लाएंगे, लाने का नहीं है, रोज के 5 रुपए डालने का है, रोज की 1 रोटी कम खाने की, 1 चपाती अगर आप कम खाते हैं तो 5 रुपए की बचत होती है। हम सारे फराइज और सारी सुन्नतों पर बड़ी शिद्दत से अमल करते हैं। और दिन हज़रात, इस सुन्नत पर हम कब अमल करेंगे जो है कि पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत, उस पर हम कभी अमल क्यों नहीं करते कि पेट काट कर जो है अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करें, और कोई चारा भी नहीं। हम अभी यहाँ पर आए, आपके यहाँ पर वो बहादुरगंज में आने के शायद कुछ और भी रास्ते हो सकते थे, तो यहाँ से आ गए, कोई ट्रेन से आ गया, कोई कैसे आ गया, वगैरह वगैरह। हम मुसलमानों को इस मुल्क में और कोई चारा नहीं तालीम हासिल करने के अलावा। तालीम की हम जब बात करते हैं, नुक्कड़ पर बैठे हुए जो लोग रहते हैं, नुक्कड़बाज, वो तनकीद कहाँ, नुक्ताचीनी, ऐबजुई वो करते रहते हैं। अरे क्या है सब डिग्रियों से क्या क्या फ़ायदा। वो एक अगर ऑर्डिनरी आदमी बीए भी करता है, बीए, तो बीए से क्या फ़ायदा है। वो नुक्कड़ पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है नुक्कड़ से क्या फ़ायदा है। अब उसको मालूम नहीं है कि 3 साल में 6 या 18 पेपर देने के हैं बीए में, यानी 18 किताबें पढ़ने की हैं। वो 18 किताबें पढ़ने वाला उससे तो अच्छा है जो नुक्कड़ पे बैठा हुआ। तो ये नुक्कड़बाज अभी इलेक्ट्रॉनिक नुक्कड़ खुल गए हैं जिनका नाम व्हाट्सएप वगैरह है, एक से एक किस्मारगिरी करते रहते हैं। सुन लीजिए, ये जो है हम उस पर आने वाले हैं, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे भी आने वाले हैं। तो ये माँ का रवैया होना चाहिए था कि कोई बात नहीं, ये जो हमारा रवैया वो गलत है। और ये सबों के साथ ऐसा होता है। एक घर में फर्ज कीजिए बच्चा बहुत सही है, 90% मार्क्स देता है, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, 45% मार्क्स देता है। घर में एक मेहमान आ गए तो अब्बा जो हैं वो 90% वाले का तारुफ कराते हैं मेहमान से। देखो ये मेरा बेटा आसिफ 90%, ये बिल्कुल गोल्ड मेडल लेता है, ये जो है वो हीरा असली हीरा, डायमंड वगैरह वगैरह। अब वो 45% मार्क्स वाला कमज़ोर बच्चा बेचारा जो है वो अंदर बाहर पानी पीने के बहाने, किताब लेने के बहाने अंदर बाहर आता कि शायद अब्बा मेरा भी कुछ तारुफ कराएंगे, जो मेहमान आए उससे। अब्बा उसका तारुफ नहीं कराते। तो वो जो मेहमान है वो खुद बोलते हैं कि वो तो आपने बताया कि वो 90% वो असली डायमंड, असली हीरा है वगैरह वगैरह। और ये दूसरा जो लड़का आ रहा है वो भी मेरा ही बेटा है, वो बेटा मेरा ही है, काम से गए, वो मवाली है, मवाली। वो बेटा सोचता है मैं मवाली। जो क्लास में टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब के लिए हाथ ऊपर करते थे, आज जिंदगी में इतने नाकाम हैं बदकिस्मती से कि सर ऊपर करके चल भी नहीं सकते। अपनी जर्नल से बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाते थे, आज उनकी जिंदगी की तस्वीर इतनी बदनुमा बन गई है तो देखने के लायक नहीं है। ज़हानत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुरान ने
मेहनत की गारंटी ली है। सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 18, 19, 20, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, कोशिश बराबर कामयाबी, ये कुरानी इक्वेशन है, कुरानी फार्मूला है। बच्चों आपने कोशिश की, आप कामयाब हैं। रिजल्ट पे आप ध्यान मत दीजिए, कोशिश करना है इंपॉर्टेंट है। और सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, एक अल्लाह ताला, आखिरी बात वालिदैन के ताल्लुक से है कि अल्लाह ताला का एक अजीब अरिथमेटिक है, अजीब हिसाब किताब है इंसानी समझ के बाहर, कि वो माँ बाप जिनके बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई करने में, अपने बच्चों को काबिल होशियार बनाने